Hi everybody, this is Dr. Priyanka Sharma. As you know, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। इस बारी पेपर 1 में और पेपर 2 के अंदर एनईपी 2020 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप एक सेट के बारे में बात करें, इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2, विच इज नॉट अ स्मॉल थिंग, एंड दैट इज द रीजन एनईपी 2020 के ऊपर मैं आपके लिए स्पेशल सेशन लेके आई हूं, जिसके अंदर हम पूरी एनईपी 2020 को कवर करेंगे, उसकी जिस्ट है ना। बिकॉज अगर आप देखोगे तो इट्स अ फुल डॉक्यूमेंट और उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है उसको पूरा का पूरा पढ़ने के लिए। तो वो काम मैंने किया है और मैं आपके लिए पूरे सेलिएंट फीचर्स एनईपी 2020 में हम टेब्युलर फॉर्म के अंदर पूरा का पूरा कवर कर लेंगे, ताकि इस बारी के पेपर के अंदर आप उसको अच्छे से मार्क कर ले। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। जब एनईपी 2020 आई तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस ना हो जाए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। इसके जो चेयरपर्सन थे ना, वो थे के कस्तूरी रंगन जी, और अभी हाल ही में 4 दिन पहले इनका देहांत हुआ है। ठीक है, सो यू नेवर नो, ये भी आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे नैक का आपको मैंने बाइनरी एक्रेडिटेशन बताया था, और इस बारी राधाकृष्ण कमीशन जिसने कि नैक बाइनरी एक्रेडिटेशन को अप्रूव किया है, उसका क्वेश्चन आ गया था। तो ये जो के कस्तूरी रंगन जी हैं, जो इसके चेयरपर्सन थे, इनका हाल ही में डिमाइस हुआ है। ये इसरो के जो है वो चेयरपर्सन रह चुके थे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं टेक्निकल फीचर्स के ऊपर। तो एनईपी 2020 जो है ये क्या है? एजुकेशन की पॉलिसी। जब इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ तो अपनी जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो आई थी 1968 में। उसके बाद जो सेकंड पॉलिसी आई थी, सेकंड एजुकेशन पॉलिसी, वो आई थी 1986 में। इसी को ही जो है वो रिवाइव किया गया था, रिव्यू किया गया था, और प्रोग्राम ऑफ एक्शन बन के आया था 1992 में। ठीक है, इन दोनों के बीच के अंदर भी, यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन और एनपीई 1986 के बीच में भी 2 कमीशंस के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए बता रही हूं। ठीक है, रामामूर्ति कमेटी एंड जनार्दन रेड्डी कमेटी, ये 2 कमेटीज इसके बीच में आई थी। एनपीई नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 और उसकी रिवीजन यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 के बीच में। 68 की जब पॉलिसी आई तो इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और जब 86 की पॉलिसी आई तो राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। एक और चीज नोट कर लीजिए, जब 1968 की पॉलिसी थी तो जो एजुकेशन की मिनिस्ट्री है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही बोलते थे। जब राजीव गांधी जी ने पॉलिसी निकाली तो इस नाम को चेंज कर दिया गया और MHRD मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जब ये अभी 2020 के अंदर नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, फिर से हमने MHRD का जो नाम है वो चेंज करके रख दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 36 इयर्स के बाद हमारी पॉलिसी आई है। 36 में इसलिए कह रही हूं, 34 इयर्स टेक्निकली इंप्लीमेंटेशन को काउंट करके। ठीक है, तो ये नई पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक इसका कॉन्सेप्ट मैप है, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर पढ़ाना चाहती हूं। तो देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, ये 5 पिलर्स के ऊपर आधारित है। 5 मेन पिलर्स। वी आर गोइंग टू डू इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। एक है एक्सेस, सभी को एक्सेस मिल पाए। इक्विटी, यानी कि हर एक के साथ इक्वालिटी हो पाए, यानी कि हम रिजर्वेशंस देंगे। इक्विटी क्या है? एक टेक्निकल टर्म है। जो इक्वालिटी है वो एक वैल्यू है, तो इक्वालिटी को पाने के लिए आप इक्विटी का सहारा जो है वो लेते हो, रिजर्वेशन, स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा। हम अच्छी एजुकेशन देंगे यानी क्वालिटी। अफोर्डेबिलिटी, यानी हर इंसान अफोर्ड कर पाए, ज्यादा महंगी एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर टीचर है, अगर इंस्टीट्यूशन पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। ये नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में कुछ भी हो रहा है। तो ये 5 पिलर्स के ऊपर इन्होंने बोला है कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और इस पॉलिसी के अंदर बिल्कुल बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड से लेके हायर एजुकेशन को एड्रेस किया गया है। ये याद रख लीजिए कि ये जो पॉलिसी है ये लॉ के ऊपर
और मेडिकल सब्जेक्ट्स पे लागू नहीं होती। इसमें ये एड्रेस नहीं हुआ है, लॉ और मेडिकल की फील्ड। ओके तो यहां पे भी मैंने ये 5 जो इसके पिलर्स हैं वो डिजाइन कर दिए हैं। और याद रखिए 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को बीट करने के लिए ये बनाया है, जस्ट लाइक एनकेसी, नेशनल नॉलेज कमीशन के बेसिस के ऊपर। और यहां पे जो 2-3 और पॉइंट्स हमने फोकस करने हैं वो है इंक्लूसिविटी और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। कौन सी? इंक्लूसिविटी, और अभी मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं बिकॉज राइट नाउ इज द टाइम जो हमको जिस्ट पढ़ना है, ठीक है। आई होप यू नो व्हाट इज इंक्लूसिविटी, राइट। एंड मल्टी डिसिप्लिनरिटी, यानी कि हम ये नहीं बोलेंगे कि साइंस का बच्चा सिर्फ साइंस पढ़ेगा, हम उसको आर्ट्स पढ़ने का मौका भी देंगे। और साइड बाय साइड ये लोग स्टेम सब्जेक्ट्स और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, है ना। देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट्स और आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले कॉम्बिनेशंस के अंदर बच्चे पढ़ पाएंगे, यानी कि फ्लेक्सिबल अप्रोच। तो फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ पे एक आपने कीवर्ड याद करना है अलॉन्ग विद व्हाट आई हैव टोल्ड यू। तो अब आपको मैं टैब्यूलर फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन करती रहती हूं डिफरेंट हेड्स के ऊपर इन्होंने क्या क्या बोला है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। देखिए सर्व शिक्षा अभियान, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन तो चलता आ ही रहा था, लेकिन इसके अंदर इन्होंने बोला है यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। इसके अंदर हम वो बच्चे प्री प्राइमरी से लेके 12वीं तक के ऊपर फोकस करेंगे, हायर एजुकेशन एज वेल एज एडल्ट एजुकेशन, ठीक है। तो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। और यही नहीं, हम बच्चों की एनरोलमेंट यानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कूल्स में एनरोल हो बच्चे, ड्रॉप आउट ना हो। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि एडमिशन ली बच्चे बोर हो गए, होता है ऐसे, है ना। तो वो होता आ रहा है कि हमारे एनरोलमेंट्स रेट तो बहुत होते हैं लेकिन साथ में रिटेंशन रेट कम होता है। तो इन्होंने कहा है कि हमको करिकुलम इंटरेस्टिंग बनाना है ताकि बच्चे एडमिशन ले लें, स्पेशली जो लोअर तबके के होते हैं, क्योंकि उनको एज सच एजुकेशन के अंदर उनकी मजबूरियां भी होती हैं और वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं और पेरेंट्स भी इतना ध्यान नहीं रखते बिकॉज दे कैन नॉट रियली मेनी अ टाइम दे डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। तो रिटेंशन के ऊपर और अपने पास क्वालिटी लर्निंग आउटकम होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पास समेटिव इवैल्यूएशन हुआ, सो इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के ऊपर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। देन इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए इन्होंने बोला है कि हम केयर करेंगे, हम इसके लिए एक करिकुलम फ्रेमवर्क भी बनाएंगे जिसकी जिम्मेवारी एनसीईआरटी को दी है। एनसीईआरटी क्या कर रही है? इसका करिकुलम डेवलप कर रही है, यानी कि किस तरह इन बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन 3 से 6 साल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी पेपर 1 के अंदर भी। बहुत सारे पेपर 1 के जो अक्रॉस 85 सब्जेक्ट्स में जो डिफरेंट पेपर 1 हैं उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन आया है, तो ये ध्यान रख लेना। इसका करिकुलम एनसीईआरटी बनाने को बोला है। फिर है ये स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा जैसे आप और मैं 10+2 स्ट्रक्चर से पढ़ते आ रहे हैं ना, इन्होंने कहा ये नहीं होगा अब ये 11वीं 12वीं वाला स्ट्रक्चर तोड़ के 5+3+4 के ऊपर कर दिया गया, 5+3+3+4, राइट। जो पहला है 5 इयर्स उसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। ये 3 इयर्स ऑफ प्री स्कूल और पहली कक्षा दूसरी कक्षा के लिए बोला गया है फाउंडेशनल स्टेज। उसके बाद ये कितने 4 साल हो गए ना इसके अंदर, प्री प्राइमरी के 2 और पहली और दूसरी। उसके बाद आता है आपका प्रेपरेटरी स्टेज के अंदर तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा जो है वो इंक्लूड की जाएगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3rd ईयर है उससे शुरू हो जाएगी आपकी 6th, 7th एंड 8th स्टैंडर्ड, जिसको कि हम बोलेंगे मिडिल स्टेज, राइट। और उसके बाद आती है आपकी सेकेंडरी स्टेज जिसके अंदर 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं आएंगे, राइट। तो क्या हो गया आपका फाउंडेशनल, प्रेपरेटरी, मिडल और सेकेंडरी, यानी 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। सो आई होप ये आप सबको पता लग गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जो फोकस आपको पॉइंट मैंने पहले बताया था, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और होलिस्टिक एजुकेशन। इसका मतलब क्या है? जैसे कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिफरेंस बिटवीन स्टेम सब्जेक्ट्स एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। ये आ गया इसके अंदर कि आर्ट्स वाले बच्चे साइंस साइड बाय साइड पढ़ सकते हैं एंड
साइंस वाले जो है, अगर उनका इंटरेस्ट आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में, वो साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ में फोकस किया गया है को करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर, स्पेशली आफ्टर ग्रेड 6। तो ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स जो है बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके लिए उनको स्पेशल इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी अलाउड होंगे करने के लिए, कंपल्सरी। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने बोला है फ्लेक्सिबिलिटी, आप बच्चों को चॉइसेस दीजिए ताकि वो एडिशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ पाए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो ले पाए। उसके बाद फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन्होंने कहा है ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च होगा पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिसके अंदर सभी लोग बेसिक कैलकुलेशन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का मतलब है कि बेसिक कैलकुलेशन, साइन करना, शब्दों का मीनिंग क्या है और बेसिक कैलकुलेशंस करना, ये सभी को आना चाहिए। तो इसके ऊपर स्पेशल अभियान, स्कीम्स जो है वो चलाई जाएंगी और हमको इंश्योर भी करना है कि तीसरी कक्षा, ये तो हो गया पूरा भारतवर्ष के लोग, और इसको अगर और टेक्निकल लेके जाएं तो स्कूल में स्पेशली देखा गया है कि तीसरी कक्षा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं तक जो है बच्चों को बेसिक कैलकुलेशंस करनी नहीं आती है। तो उन्होंने कहा है हम स्पेशल फोकस करेंगे कि एटलीस्ट तीसरी कक्षा तक तो है बच्चा जो है वो बेसिक कैलकुलेशंस करना और उसकी बेसिक लिटरेसी जो है लैंग्वेजेस के अंदर हो जाए। फिर आता है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इंडियन लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस किया गया है, राइट। तो यहाँ पे बोला गया है कि ग्रेड 5 तक, 5वीं कक्षा तक, वैसे इन्होंने बोला है 8वीं कक्षा तक भी अगर स्कूल अलाउ कर सकते हैं तो मदर टंग के अंदर बच्चे पढ़े। उसके बाद आप फॉरेन लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सेकेंडरी स्टेज, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि फॉरेन लैंग्वेजेस का जो कॉम्बिनेशन है वो लेने के लिए सेकेंडरी स्टेज में अलाउ करते हैं, उससे पहले आपको इंडियन लैंग्वेजेस ही पढ़नी पड़ती हैं। स्पेशली संस्कृत और पाली, पर्शियन के ऊपर इन्होंने फोकस किया है, ये याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है, संस्कृत, पाली एक्सेट्रा, और इसके लिए इन्होंने इति एस्टैब्लिश करने के लिए बोला है। ठीक है, इति एस्टैब्लिश क्या है? इति, व्हाट इज इति? यहां पे जो पुराने टेक्स्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल तमिल लिटरेचर हो गया, बंगाली लिटरेचर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारी पुरानी एंशिएंट जो बुक्स है उनको ट्रांसलेट किया जाएगा सभी रीजनल भाषाओं के अंदर, जिससे कि सभी पढ़ पाए। सपोज अगर मुझे तमिल पढ़ना नहीं आता, राइट, लेकिन तमिल का कोई पुराना लिटरेचर, स्क्रिप्चरल बुक है जो मुझे पढ़ना है, तो जो भी लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हूं, जो वो टेक्स्ट जो है इति का फर्ज है कि सभी स्क्रिप्चर्स का ट्रांसलेशन वो है प्रोवाइड करें, ताकि आपके जैसे, मेरे जैसे, जिनकी लिमिटेड लैंग्वेज कैपेसिटीज है, वी जस्ट नो फ्यू नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, एंड इफ यू वांट टू इंप्रूव अवर नॉलेज बाय रीडिंग अदर बुक्स, अदर लैंग्वेज बुक्स, तो हम यो कर पाएंगे। तो इति के एस्टैब्लिशमेंट के लिए इन्होंने बोला है प्रिजर्विंग करनी है इंडियन लैंग्वेजेस। साथ में स्टूडेंट्स इन्होंने ये बोला था कि जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गई है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि हम उस तरह का माहौल अपने देश के अंदर बनाएंगे, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ज्यादा अमेजिंग था, बाहर के स्कॉलर्स भी पढ़ते आते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए पेपर 1 में जो यूनिट 10 है हायर एजुकेशन, मैंने प्रिडिक्ट भी किया था कि नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्वेश्चन आया, और आप खोल के देख लीजिए। आई एम सेइंग दिस अक्रॉस डिसिप्लिन्स, ऑल पेपर 2, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हायर एजुकेशन के अंदर भी इन यूनिवर्सिटीज, एंशिएंट यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर इन्होंने बोला कि भैया हम जो असेसमेंट है, जो इवैल्यूएशन है, इसके अंदर चेंजेस लाएंगे। ठीक है, समेटिव इवैल्यूएशन ईयर एंड होती थी, सेमेस्टर एंड होती थी, अब इन्होंने कहा है कि हम फोकस करेंगे और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के ऊपर, यानी कि लगातार बच्चों की असेसमेंट्स के थ्रू, असाइनमेंट्स के थ्रू असेसमेंट हो पाए, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो पाए। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज, 360 डिग्री इवैल्यूएशन जो है वो बच्चों की हो पाए, और इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज भी एस्टैब्लिश होंगी। रोट लर्निंग से हम लोग किसके ऊपर, हाउ टू लर्न, याद रखिए एक और कि यहां पे ये चीज आ जाएगी। ठीक है, इन्होंने बोला कि हम व्हाट टू लर्न के ऊपर, हम बच्चों को ये नहीं फोकस करेंगे कि भाई व्हाट टू लर्न, हम करेंगे कि सीखना कैसे है, हाउ टू लर्न। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो एग्जाम के अंदर आया है, और आपको मैं फिर से बता रही हूं। तो रोट लर्निंग नहीं करनी है, बच्चे कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रिंसिपल से पढ़ पाए, हाउ टू लर्न इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। बाकी परख की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में इन्होंने बात की है, राइट। नाउ व्हाट इज परख? एवरीवन नोज व्हाट इज परख। नेशनल असेसमेंट सेंटर फॉर स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग आउटकम्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन। तो परख का
फुल फॉर्म क्या है ये मैं आपके लिए यहाँ पे नहीं लेके आई हूँ, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है, इसका होमवर्क है। मैं देखूंगी इस क्लास की रिकॉर्डिंग के बाद कितने लोग परख का फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हैं। कुछ तो होमवर्क तुम भी कर लो ना, ठीक है। तो परख की जो है वो एस्टैब्लिशमेंट होगी, इतना तो तुमको आइडिया है कि इसके अंदर प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स जो है वो लिखे जाएंगे कि किस तरह असेसमेंट होनी चाहिए। यही नहीं, SSA, ट्रिपल SA, तो कई स्टूडेंट्स हैं वो इसको कंफ्यूज कर देते हैं, कभी क्वेश्चंस आते हैं तो वो सोचते हैं सर्व शिक्षा अभियान या समग्र शिक्षा अभियान। नहीं, ट्रिपल SA का मतलब है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, यानी कि स्टेट लेवल के ऊपर भी जिम्मेवारी दी गई है कि स्टेट, डिफरेंट स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एंड अदर स्टेट्स, वो अपना खुद का बेंचमार्किंग, खुद का स्टैंडर्डाइज नॉर्म भी बनाएंगे जो उनके स्टेट्स के अंदर फॉलो किया जाएगा इंस्टीट्यूशंस के अंदर। याद रखिए, इंडिया के अंदर हमारा एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, सेंटर और स्टेट दोनों की जिम्मेवारी है, एंड दिस इज राइट एग्जांपल ऑफ दैट। ओके, अब फोकस है इक्विटी के ऊपर और इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। तो इक्विटी कैसे प्रोवाइड की जाती है? स्कॉलरशिप, रिजर्वेशंस देके, इंक्लूशंस देके, ठीक है। तो यहाँ पे SEDGs यानी सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए स्पेशल फोकस, यानी वो लोग जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली कमजोर सेक्शन है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, उनको स्पेशल स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। और यही नहीं, जेंडर इंक्लूजन फंड, ठीक है। तो जो जेंडर इंक्लूजन फंड है वो भी बनाया जाएगा, जिसके अंदर आपको पता है जैसे बहुत सारे जगह पे थर्ड जेंडर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ट्रांसजेंडर्स को नहीं किया जाता है, अदर जेंडर्स को नहीं किया जाता, फीमेल्स को नहीं प्रोत्साहन जो है वो दिया जाता। तो इन्होंने स्पेशल फंड जो है वो इसके लिए क्रिएट करने को बोला है, जिससे कि हम जेंडर इंक्लूसिव बन पाए। यही नहीं, बहुत सारे बच्चे न्यूरो डाइवर्जेंट होते हैं, राइट। न्यूरो डाइवर्जेंट आई होप सब समझते हैं, अलग अलग कॉग्निटिव कैपेसिटी है ना, हो सकता है न्यूरो लेवल उनका सही हो, सही IQ हो, लेकिन फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो, फिजिकल चैलेंज हो या कोई और चैलेंज हो, डिसेबिलिटी हो, तो उन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा ताकि प्रॉपर इक्विटी और इंक्लूसिविटी हम ला पाए। अब टीचर्स के लिए भी स्पेशली बोला गया है कि स्पेशल वे में इनकी रिक्रूटमेंट होगी। आपको पता है इंटीग्रेटेड BA B.Ed BSc B.Ed BCom B.Ed लाने के लिए बारे में बात कर दी गई है, और इन्होंने एक चीज बोली है कि टीचर्स को ऐसा नहीं कि हर साल इंक्रीमेंट मिलता रहेगा, नहीं, टीचर्स के लिए 50 आवर्स CPD, अगेन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मैं आपको बता रही हूं, 50 आवर्स CPD एवरी ईयर इनको करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि बेशक सेमिनार लगाओ, वर्कशॉप लगाओ, 50 घंटे की ट्रेनिंग हर टीचर को साल में करनी है, तभी वो आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स के अंदर इन्होंने बोला है कि ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, है ना, मेरिट के बेसिस के ऊपर, परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर इंडक्शंस जो है वो होंगी, और स्पेशल नोडल कॉम्प्लेक्सेस जो कि कोठारी कमीशन ने भी बोला था, इंप्लीमेंटेशन में जरूर प्रॉब्लम आ जाती, तो इन्होंने भी ये बोला है कि स्पेशल स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, क्लस्टर्स, रिसोर्स सेंटर स्पेशली हम रूरल एरिया के अंदर डेवलप करेंगे। उसके बाद हम आते हैं करिकुलर एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। तो यहां पे इन्होंने डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज तो प्रोवाइड की ही हैं, लेकिन इन्होंने स्पेशली अलाउ किया है हायर एजुकेशन में मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ठीक है। स्कूल एजुकेशन में तो है ही है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन के अंदर स्पेशली इन्होंने बोला है मल्टीपल एंट्री एग्जिट के अंदर क्या होता है कि सपोज कोई बच्चा है जिसने एनरोलमेंट लिया सपोज BA के अंदर, ठीक है, BA 3 साल की है, सो 1 साल सपोज उसने BA फर्स्ट ईयर किया, उसके घर में कोई इश्यू आ गया या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, वो छूट गया, तो वो बाकी का 1 साल तो उसने लगाया था, बाकी के 2 ईयर 3 ईयर कॉन्टिन्यूसली वो नहीं कर पाया। तो अब क्या है कि नेक्स्ट टाइम जब उसको समय लगता है, उसको लगता है मुझे पढ़ाई दोबारा करनी चाहिए, तो जब वो एडमिशन लेगा ना, तो वो BA सेकेंड ईयर में लेगा, ये नहीं कि उसको दोबारा फिर से करना पड़ेगा। जो चलता आ रहा था अभी तक वही चलता आ रहा है, अभी चेंजेस लाने हैं, NEP 2020 ने प्रपोज किया है ये कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम होगा। तो अगर कोई पहले साल के बाद छोड़ता है ना, 3 साल का प्रोग्राम है, अगर उसने फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट किया है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। और अगर उसने सेकेंड ईयर किया है तो उसको क्या मिलेगा? डिप्लोमा मिलेगा। और अगर वो तीसरा साल कंप्लीट करता है तो ही उसको क्या मिलेगी? डिग्री, ठीक है। और कहीं पे भी जैसे उसको एग्जिट लेने का मन है या उसकी ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, वो एग्जिट लेके दोबारा री एंटर जो है वो कर सकता है। फिर उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन अक्रॉस ऑल लेवल्स के ऊपर फोकस किया, यानी स्किल एजुकेशन,
है ना। तो आपको तो पता ही है अभी स्किल के ऊपर कितना ज्यादा हर स्टेट के अंदर आप देखेंगे गवर्नर से लेके डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स जो है उनको स्पेशली जो स्कीम्स जो है वो लगा रहे हैं अपने स्टेट्स के ऊपर, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्किल ट्रेनिंग जो है वो दी जाए विमेन को भी, और जो SEDGs हैं सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स को भी, यूथ को भी, ताकि उनकी आगे जाके एम्प्लॉयबिलिटी जो है वो बढ़ पाए। आइदर दे कैन स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप्स और मे बी देयर ओन बिजनेसेस, और इवन इफ दे गो फॉर जॉब्स दे आर हाईली स्किल्ड। तो इसके ऊपर ये फोकस किया गया है। हायर एजुकेशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है, 2 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं। इन्होंने बोला है कि 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है हम अचीव करेंगे कब तक, 2035 तक, 2035 तक। इसका मतलब क्या है कि जो भी यूथ है हमारे देश का, है ना, वो एटलीस्ट जो ये इस स्टेज के अंदर आता है, हायर एजुकेशन के स्टेज में आता है, तो एटलीस्ट पूरी पॉपुलेशन तो नहीं, एटलीस्ट 50% तो हमारे पास एनरोल्ड होगा। GER 50% होना चाहिए इंडियन यूथ पॉपुलेशन का बाय द ईयर 2035 इन्होंने अचीव करने को बोला है। NTA को इन्होंने इंपॉर्टेंस दी है कि भैया NTA जो है वो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराएगा। इन्होंने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, आप भी जानते हो नीट के अंदर गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं, विश्वास जताया है कि NTA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कंडक्ट कराएगा हायर एजुकेशन पे, जैसे NCET है ना, नेट, नीट, CUETs। तो ये सारा का सारा NTA को जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। उसके बाद ABCs जो है वो फॉर्म होंगे। ABC का मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसका मतलब क्रेडिट सिस्टम के ऊपर अब आपकी हायर एजुकेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई XYZ यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो, आपने 1 साल वहां किया, लेकिन आपको किसी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने की, या आपका ट्रांसफर हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा वॉट एवर, तो आपने जो टाइम लगाया है ना एक यूनिवर्सिटी में, XYZ यूनिवर्सिटी में आपको जाना है ABC में, तो XYZ यूनिवर्सिटी वाला जो टाइम है वो वहां पे काउंट होगा नई यूनिवर्सिटी के अंदर। डिजिटली स्टोर्ड होंगे आपके क्रेडिट्स कि अपना कितना समय जो है वो लगाया है, समय वेस्ट नहीं होगा, दूसरी यूनिवर्सिटी के अंदर काउंट होगा, जो कि आगे आपकी इवैल्यूएशन के अंदर काम आएगा। रिसर्च के लिए इन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, है ना, और साथ में फंड क्रिएट किया है, जिसके लिए इन्होंने बजट दिया है 50,000 करोड़ रुपए। तो 50,000 करोड़ रुपीस, ये अगेन पूछा जा चुका है क्वेश्चन बजट का। तो NRF इन्होंने बोला है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन खोली जाएगी, जो कि दे आर गोइंग टू कीप अ चेक ओवर द रिसर्च इज हैपनिंग। डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सरकार चला रही है। आपका PhD करोगे, आप JRF SRF बन के करोगे, या नॉर्मल स्कॉलर्स बन के चलो करोगे, तो दे आर गोइंग टू कीप अ चेक कि हमारी क्वालिटी ऑफ रिसर्च क्या है। क्योंकि देखा गया है क्वालिटी ऑफ रिसर्च, जैसे मैं भी बोलती हूँ अपने क्लास के अंदर, मत करो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, आपका एम होना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, आपका एम होना चाहिए IITs। तो देखिए अब तो एजुकेशन के लिए भी डिफरेंट सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स के लिए PhDs आप कर सकते हो, IIT से कर सकते हो, IIC से कर सकते हो, RI से कर सकते हो, नीट से कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी करो, उनसे करो, ठीक है। नहीं होता तो टॉप की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो UGC की लिस्टेड हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर, वहां से आप करेंगे, ठीक है। तो वहां पे ये पूरा का पूरा निगरानी भी रहती है कि आपकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो है वो सही हो, NRF का ध्यान है। साथ में 50,000 CRN का बजट है कि अच्छी क्वालिटी रिसर्च हो। तो ये रिसर्च एसोसिएट्स को, या जो भी लोग रिसर्चर्स करना चाहते हैं, रिसर्चर्स जो रिसर्च प्रपोजल्स देते हैं, उनको ये ग्रांट दे पाए। तो NRF क्या करेगा, ग्रांट देगा रिसर्चेस करने के लिए, हाई क्वालिटी रिसर्च करने का, और ये चेक भी रखेगा। फिर 100 मेरूज एस्टैब्लिश होंगी हमारे देश के अंदर। व्हाट इज मेरूज? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटीज। इसका मतलब अब जैसे आपके स्कूल में, कॉलेज में पंगा पड़ जाता है ना कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ली हुई है और सोशियोलॉजी लेना है, तो 2 डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता, है ना, होता है कि नहीं होता। आर्ट्स वाले साइंसेस के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक ट्रेडिशनल नॉर्म्स, बट NAP हैज प्रपोज टू डू दैट। एंड फॉर दैट इन्होंने कहा है कि भाई हम स्पेसिफिकली वो यूनिवर्सिटीज बनाएंगे जहां पे मल्टी डिसिप्लिनरी सब कुछ कनेक्टेड हो, ताकि आर्ट्स का बच्चा जो साइंस लेना चाहता है, वाइस वर्सा, उनको कोई इश्यूज ना हो। वो बेशक क्रेडिट ट्रांसफर हो, या हो सकता है क्लासेस अटेंड करना, टाइम टेबल क्लैश ना करे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और मेरूज जो है वो इस्टेब्लिश होंगी, और उनका कनेक्शन होगा टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ।
ठीक है। तो टॉप फॉरेन 100 यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस भी बनाएंगी, ऑफिसेस भी बनाएंगी इंडिया के अंदर, ये याद रख लेना। साथ में बता रही हूं 100 और साथ में टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज इनके साथ लिंक में रहेंगी और हमारे देश के अंदर कैंपसेस बनाएंगे। इसका रीजन ये है कि जो हमारा यूथ है जो बाहर जा रहा है देश के, है ना, वो नहीं जाना चाहिए। तो जो हम लोग बाहर जाके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं वहां पे इतना पैसा वेस्ट करने का। सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सेम यूनिवर्सिटी ऑफिसेस से आप यहाँ इंडिया में रह के भी आप अपनी एजुकेशन कर पाएंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला है कि यूजीसी को हम हटाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। यूपीएससी सीसैट के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि यूजीसी को रिमूव कर दिया जाएगा, तो उसको गलत कर दिया था। यही हमारे नेट के अंदर आया था कि यूजीसी विल बी रिमूव्ड एंड HECI विल बी फॉर्म्ड, इसको करेक्ट माना गया था। तो बस आप इसका जो टेक्निकल टर्म है वो ये है कि रिप्लेस्ड, बंद वाली बात नहीं हमने करनी है, हमने कहना है ओवर आर्किंग अम्ब्रेला बॉडी बनेगी हायर एजुकेशन के लिए। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, तो हम उसको टच नहीं करेंगे, हम बस ये बोलेंगे कि ओवर आर्किंग यानी कि एक अम्ब्रेला बॉडी बनेगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI, जिसके कि 4 वर्टिकल्स होंगे, जिसमें से सबसे पहला वर्टिकल, आपको ये वर्टिकल्स की सीक्वेंस भी याद करनी है, याद रखिए सीक्वेंस। पहला वर्टिकल है रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। दूसरा है NAC एक्रेडिटेशन, इसके अंदर भी मैं बता दूं बाइनरी हो चुका है इस टाइम पे, ये क्वेश्चन इस बार ही पूछा गया। फिर HEGC यानी हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, कमीशन और काउंसिल, ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन है और बाकी सारे काउंसिल्स हैं। ये क्या है? काउंसिल, क्योंकि ये फुल फॉर्म्स पूछेंगे तो गड़बड़ नहीं करना। तो जो 4 वर्टिकल्स हैं दे आर काउंसिल्स, अदरवाइज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। थर्ड वर्टिकल है जो ग्रांट्स देगा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, और जो लास्ट है वो है जनरल एजुकेशन काउंसिल, ठीक है, जो देखेगा कि नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस पूरे यूनिवर्सिटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन ये सब फॉर्म हो रहे हैं और साथ में फॉलो भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये मेडिकल फील्ड और लीगल फील्ड को टच नहीं करेंगे, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, ठीक है। अब फिर भी अगेन एक्सपेंशन के बारे में हम बात करेंगे तो ये क्लियरली इन्होंने बोला है 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में आप अचीव करेंगे 2035, स्कूल एजुकेशन में 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2030 तक, यानी बाय द ईयर 2030 100% GR जो है वो आप अचीव कर लेंगे। इसके साथ साथ 6% GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है देश का वो लगेगा एजुकेशन के ऊपर। सरकार 6% GDP एजुकेशन पे लगाएगी। ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड के ऊपर हम फोकस करेंगे, यानी कि वो लोग जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं और रेगुलर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले पाते, तो एटलीस्ट वो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड से अपनी डिग्रीज, अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो ले पाए। और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, स्कूल एजुकेशन एज वेल एज हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया है। अगेन इंटरनलाइजेशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरिटी, इसका मतलब क्या है? कोलैबोरेशन। एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको कि यूनिवर्सिटीज के अंदर डिपार्टमेंट्स, ट्रेडिशनल सेटअप के बीच में कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन की कमी होती है, राइट। तो इन्होंने इस चीज को रियलाइज किया है और उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोलैबोरेशन के ऊपर, अच्छे कम्युनिकेशन के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ मेरूज के अंदर नहीं, बाकी यूनिवर्सिटीज के साथ एज वेल एज ग्लोबली। फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जो मैंने आपको बोला कि फॉरेन, टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज कैंपसेस, ऑफिस कैंपसेस विल बी मेड, और साथ में प्रोफेशनल एजुकेशन जो है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इसके अंदर स्पेशली सब्जेक्ट्स जैसे एग्रीकल्चर, इंडिया जो था बेसिकली वो क्या था? एग्रीकल्चरल प्रो कंट्री था, राइट। अभी धीरे धीरे देखा गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है, बट ओवरऑल फार्मिंग इंपैक्ट हो रही है, तो वो नेगेटिवली इंपैक्ट ना हो, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो फार्मिंग पढ़े, बाकी सब्जेक्ट्स जैसे फॉर एग्जांपल रीजनल लैंग्वेजेस हो गई, कल्चरल हेरिटेज जैसे, तो इसलिए इसके ऊपर फोकस किया गया है ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए और हर टेक्निकल, एग्रीकल्चर, हर तरह की लीगल, हेल्थ एजुकेशन बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल पाए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लॉ एजुकेशन किस प्रकार से होगी, MBBS, MD, DM वगैरह कैसे होंगे, इसके अंदर कवर्ड नहीं है, वो अलग होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं टीचर के ऊपर, टीचर डेवलपमेंट मेंटरिंग। एक तो मैंने आपको 50 आवर का CPD बोल दिया, ये तो किसके लिए है? जो ऑलरेडी इन सर्विस है ना, जॉब जो कर रहे हैं वो। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि 2030 के बाद, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात,
आपने क्या एजुकेशन कॉलेजेस हैं, तो बाय 2030 अगर वो बीएड कॉलेज, एमएड कॉलेज इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं लाते तो वो बंद कर दिए जाएंगे। ध्यान से सुन लो बात, ठीक है। बीएड कॉलेज, एमएड कॉलेज अगर आईटेप नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, सब जानते हैं आईटेप के ऊपर मैं 3-4 सेशन कर चुकी हूं, देख लीजिएगा। बीए बीएड हो गया, राइट, मैं लिख रही हूं यहां पे आपके लिए टैबुलर फॉर्म बनाया ना, तो कोशिश की ज्यादा से ज्यादा इसको मैं लिमिट में करके बनाती, तो जो चीजें मिस हो गई हैं वो मैं लिख रही हूं कि ये है बीए बीएड, बीएससी, बीकॉम बीएड, राइट। इसके अलावा और कोई चौथा नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर बीएड कॉलेज, एमएड कॉलेज आईटेप 2030 तक नहीं लाते उनको बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और बोली है, देखिए एमएड 1 साल की हो गई, 2 साल की, ये एनईपी 2020 में मेंशन नहीं है, ये एनसीटी ने बाद में रिफॉर्म्स लाए हैं। तो इन्होंने जो फोकस किया है वो सिर्फ आईटेप कोर्स के ऊपर किया है, और इन्होंने फोकस किया है कि 2030 के बाद ये ही वैलिड होगा, ठीक है। अभी आपको बीएड जो है वो 2 साल करने को भी मिल रही है, इंटीग्रेटेड 4 साल में भी करने को मिल रही है, एमएड 1 साल में भी करने को मिल रही है, एमएड 2 साल में भी करने को मिल रही है, कॉरेस्पॉन्डेंस, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, जो हमने उस पर सेशंस लिए हैं। ये ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। एनईपी 2020 जो है वो 4 साल के ऊपर फोकस करिए और 50 आवर सीपीडी के ऊपर फोकस करिए। ये थे मेन पॉइंट्स, ओके। अगर आप इनको कर लेते हो तो आप आराम से कोई भी आंसर कर पाओगे। लास्ट में यूनिवर्सल लिटरेसी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो ये कीवर्ड है, क्या है हमारा गोल, 100% यूथ और एडल्ट लिटरेसी थ्रू फ्लेक्सिबल इंक्लूसिव पाथवेज। ये आपको शुरू में भी बताया था ना मैंने, एडल्ट एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, होलसम एजुकेशन, बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बेसिक लिटरेसी न्यूमरेसी सिर्फ और सिर्फ कक्षा 3 तक ही नहीं, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि जितने भी एडल्ट्स हैं देश में, इरिस्पेक्टिव ऑफ जितने मर्जी वो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड हो, एटलीस्ट हम उनको इतना सक्षम तो कर दें। तो यूनिवर्सल लिटरेसी के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। इसके साथ साथ नेशनल मिशन मेंटरिंग, ये इसके ऊपर फोकस किया गया है, जिसके अंदर जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं या जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो अपने लेना चाहते हैं एडवाइजरी ग्रुप में, एडवाइजरी काउंसिल, यानी कि ये लोग जो रिटायर हो चुके हैं, इनको एमएमएम के तहत इंक्लूड किया जा सकता है किसी इंस्टीट्यूशन में फॉर एडवाइजरी पर्पस। लाइक फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज ही है, उसको एक्सपैंड करना है, कोई प्रोफेसर थे रिटायर हो गए, तो उनको इंक्लूड किया जाएगा, उनको आप मीटिंग्स में बुला सकते हो। तो ये स्पेशल मिशन जो है वो एस्टैब्लिश होगा, जिसमें इंडिया के टॉप इंटेलेक्चुअल्स जो है वो कलेक्टिव वे के अंदर इंस्टीट्यूशंस को हेल्प कर सकते हैं या रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनईपी 2020, और जल्दी से इसको कर लो एंड इंश्योर कि आने वाले एग्जाम के अंदर आप एनईपी 2020 से रिलेटेड सब क्वेश्चंस को स्मैश करके आना। Just rock them and come up with the best of solutions for the problems they are going to give you, ठीक है ना। questions problems की तरह ही होते हैं और तुम्हारे answers are solutions. So ensure that you watch the session even again, make छोटा notes the way I have done for you, and जो mock है NEP 2020 पे उसको जरूर attempt करिए। Take care of yourself. I'll see you all very soon.